हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और हर बार जो है यहाँ से सवाल पेपर में बनते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कि आप लोग कितने सवालों को दिखेगा सही कर पाते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये भी आप लोग बताइएगा, सवाल पूछा गया है पेपर में। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए, भारत के 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर का, भारत के वित्त मंत्री का, योजना आयोग के प्रमुख का, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत के जो है 1 रुपए के नोट पर जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताएं। 542, 530, 552, 545। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? चलिए भाई, जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, 552। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 80 के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। बात करें लोकसभा की तो लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें भाई। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए, जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, सांगपो। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो नाम से जानते हैं। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाकर चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या 100 है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए जो है हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर चलेंगे। आंसर दें यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है बेमेल की पहचान करें। इसमें जो है सबसे अलग कौन सा है, बताओ। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करो। अच्छा, जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें। इसमें जो है आपका कोई पैसा, कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है। चलो, इसमें जो है बेमेल आपका कौन सा है, बताएं। यहां पर देखिएगा दोस्तों, कोहिमा क्या है? ये आपकी राजधानी है। इम्फाल भी राजधानी है। आइजोल भी क्या है? राजधानी है। ठीक है, लेकिन त्रिपुरा दोस्तों ये आपका एक राज्य का नाम है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर बात करें कोहिमा किसकी राजधानी है, आप कहोगे सर नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और इम्फाल जो है किसकी राजधानी है? आप सभी को पता होगा, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। बात करें आइजोल की, आइजोल जो है किसकी राजधानी है? आप सभी को पता होना चाहिए, मिजोरम की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों त्रिपुरा क्या है? ये आपका राज्य का नाम है, इसलिए ये आपका सबसे अलग हो जाए।
ध्यान रखिएगा साथियों, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसी एक राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बताएं। इन चारों राज्यों में से आपको बताना है किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। प्रयास करिएगा, सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बताएं। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है कौन सा है, तब आप कहोगे सर राजस्थान जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछता है चारों ऑप्शन में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। केरल, असम, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका ए ऑप्शन साथियों यहां पर राइट हो जाएगा, केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, लगभग 94% साक्षरता दर है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट। अगला सवाल, सभी लोग प्रयास करें भाई, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहां पर हुआ था? यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ब्राजील में कहां पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में जो है पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहां पर? ब्राजील में। ए ऑप्शन साथियों आपका राइट। अगला सवाल देखें, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए सवाल का। चलिए यहां पर दोस्तों देखोगे इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा फिर कौन थे? कुजुल कडफिसेस, याद रखिएगा कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, आंसर करें, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, बताएं। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, कांचीपुरम। याद रखिएगा पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था, बताएं। चलिए महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? सभी लोग प्रयास करें, सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए आप कहोगे सर सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, आंसर करें सब लोग। भारत का श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? चलिए बताएं, सभी लोग प्रयास करें, आपका यहां पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, एडम सेतु। ठीक है, इसे दोस्तों राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका यहां पर जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडम सेतु के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, डेथ वैली किस देश में स्थित है, बताएं। चलिए डेथ वैली किस देश में स्थित है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों डेथ वैली जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कहां पर? अमेरिका के जो है कैलिफोर्निया में जो है डेथ वैली स्थित है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, यहां पर आपका राइट आंसर बताएं, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है, बताइएगा। सूर्य ग्रहण के समय जो है मध्य में कौन रहता है, बताएं। चलिए आप कहोगे सर चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है चंद्रमा, तब आपका क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आपका साथियों बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, आंसर करें, लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है, बताइएगा। लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहां पर होता है?
प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए भाई। और जो भी साथी सेशन में जुड़ चुके भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, और जो भी साथी नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी के लिए यहाँ पर बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी यहाँ से। चलिए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आप कहोगे सर बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। क्या भाई? अस्थि मज्जा इसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है भाई, आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल जवाब करें आप लोग। स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए थे? बताएं, स्वामी विवेकानंद जो है किससे जुड़े हुए थे? रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। बताएं, सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ? आप कहोगे सर रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई। और अगर आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो इस सवाल का ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल जवाब करें। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? चलिए, सभी लोग प्रयास करें भाई, सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? बताएं। आप कहोगे सर रोगाणु। आप यहां पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल जवाब करें। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? बताएं, कैलाशनाथ मंदिर जो है किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? सभी लोग आंसर करें भाई। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? साथियों याद रखिएगा, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने। पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? बताएं। चलिए, पीयूष ग्रंथि जो है कहां पर स्थित रहती है? बताओ, आंसर देने का प्रयास करो इस सवाल का। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मस्तिष्क के निकट जो है पीयूष ग्रंथि स्थित रहती है। आपका डी ऑप्शन यहां पर राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था? चलिए, प्रयास करें। चलिए भाई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था? याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया है दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। रोम का अर्थ क्या है? बताएं। चलिए भाई, रोम का अर्थ क्या है? सभी लोग प्रयास करें। सटीक आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें भाई। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर से सवाल पूछता है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। बताएं, आउटपुट डिवाइस जो इसमें से आपका कौन सा है? चलिए साथियों, आउटपुट डिवाइस आपका कौन कौन सा होता है? जैसे हो गया आपका मॉनिटर, हो गया प्रिंटर, हो गया स्पीकर, हो गया प्रोजेक्टर, हो गया। ये सभी जो है आपकी कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जवाब दें सब लोग। किस वैज्ञानिक ने जो है गति के नियम दिए थे? बताएं, किसके द्वारा जो है गति का नियम दिया गया था? चलिए, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गति का नियम दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? बताएं।
चलिए भाई, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बहुत भीषण गर्मी है, मानना पड़ेगा भाई। चलिए, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? चलिए, यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, मीथेन यानी CH4 जिसे बोलते हो आप लोग। ठीक है भाई, तो आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, आंसर करें। भारतीय सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा किस सिनेमा से हुई थी? बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, प्रयास करें। भारतीय सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा किस सिनेमा से हुई थी? चलिए, प्रयास करें सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। चलिए, आप कहोगे सर राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जवाब करें। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का बैंक है? बताएं, निजी क्षेत्र का बैंक जो है इसमें से आपका कौन सा है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलिए चलिए भाई, बताइए, फटाफट आंसर करिए आप लोग। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक्सिस बैंक जो दोस्तों, ये आपका निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? आपसे सवाल पूछ सकता है कि कैलाशनाथ मंदिर जो है कहां पर स्थित है, बताएं। चलिए, ये दोस्तों आपका जो है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है यही आपका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय तक होता है? बताएं। चलिए, राज्यपाल का शासन जो है कितने अवधि तक होता है? सब लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का, बताएं। चलिए, प्रयास करिएगा। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताओ। चलिए, राज्यपाल का शासन अवधि कितने साल तक होता है या कितने समय तक होता है? आप कहोगे सर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 वर्ष। अगला सवाल ये रहा, जवाब करें। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? बताओ, राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? सभी लोग प्रयास करो भाई, फटाफट आंसर करो। साथियों याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? बताएं। चलिए, प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? सभी लोग प्रयास करें। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, सिंधु नदी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? बताओ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? चलिए, चलिए भाई, आपका यहां पर साथियों बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये जो है आपका गैर संवैधानिक संस्था थी। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। वर्तमान में यानी 2025 में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है? बता सकते हो आप लोग भाई? चलिए, सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देने का प्रयास करें। संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं। यहां पर साथियों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इसके पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आप कहोगे सर संजय मल्होत्रा, लेकिन इसके पहले कौन थे, तब आप कहोगे सर शक्तिकांत दास। लेकिन पहले वाला तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा जो है वर्तमान समय में कौन है, तब आप कहोगे सर संजय मल्होत्रा। अगला सवाल आंसर करें सब लोग भाई, वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है?
चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है। चलिए, इसीलिए भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। इसमें आपका यार कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार लाइक कर दो, और जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है भाई? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट। अगला सवाल ये रहा, नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए आंसर करें। नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए आंसर देने का प्रयास करो सभी लोग। ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। साथियों यहां पर आप देखोगे आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और बात करें नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के कितने अनुच्छेद में वर्णित है? आप कहोगे सर भाग 4 के तहत। क्या? भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है। याद रखें, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय संबंधी प्रणाली ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची संबंधी प्रणाली ली गई है, और रूस के संविधान से आप लोग बताइएगा मौलिक कर्तव्य संबंधी अवधारणा लिया गया है। अगला सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। साथियों गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में करी गई थी। कब? 1206 में करी गई थी। आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? बताइए, प्रयास करिए भाई फटाफट आंसर देने का आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? बताएं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें, चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई थी? आंसर देने का प्रयास करें। चलिए आप कहोगे सर 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? बताएं। चलिए आंसर करें, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, और दिया है आपका 20 वर्ष। तो जो भी साथी कह रहे हैं भाई 25 वर्ष वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, वो बिल्कुल होशियार हैं। अगला सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बताओ। चलिएगा, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? बताएं। चलिए आंसर करें, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें इस सवाल का। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? चलो भाई, यहां पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है सांख्य है। ए ऑप्शन आपका साथी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बताओ। सांची का स्तूप जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? प्रयास करिए आंसर देने के लिए। इस सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बताइए। आप कहोगे सर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया। बी ऑप्शन आपका राइट। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, भारत का जो है प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? बताएं। चलिए, भारत का जो है प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है कौन सा है? आप कहोगे सर अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। साथियों यहां पर 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखो, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और हर साल यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा।
अगला सवाल देखिएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें भाई, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है। यहां पर सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI। ये दोस्तों आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, बताएं। चलिए भाई आंसर करो भाई फटाफट, आप लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलो। चलिए, दादा भाई नौरोजी को जो है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। चलिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आपका यहां पर साथियों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है, बताओ। छाप दो फटाफट आंसर भाई। चलिए, अंकोर वाट का मंदिर जो है कहां पर स्थित है, आप सभी को पता होगा भाई। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, कंबोडिया। ठीक है भाई, अंकोर वाट जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है जो कंबोडिया में स्थित है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया, यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया, बताओ। चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सभी लोग आंसर करो। सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप कहोगे सर सुभाष चंद्र बोस, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, दांडी मार्च शुरू किया गया था, बताएं कब शुरू किया गया था भाई दांडी मार्च। प्रयास करो भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, दांडी मार्च जो है कब शुरू किया गया था। चलिएगा साथियों याद रखिएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी नमक कानून तोड़ने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताएं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, एनी बेसेंट, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, बताओ। चलिए प्रयास करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है। चलिए प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, बताओ। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है कौन सा था, गेहूं, चावल, जौ और दिया है आपका बाजरा। आप कहोगे सर यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जौ, थर्ड ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, बताओ। सभी लोग आंसर करो भाई फटाफट स्पीड के साथ, आप लोग आंसर करो यहां पर। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, बताएं। चलिए, आप कहोगे सर 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है, तो आपका यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तब आप कहोगे सर ऋषभ देव को जो है प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी को जो है 24वां तीर्थंकर माना गया है। आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। चलिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, सभी लोग प्रयास करें भाई, सटीक आंसर आपका क्या होगा इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर 12 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था, बताएं। चलिए, राजगृह, वैशाल्य, पाटलिपुत्र और यहां पर दिया आपका कश्मीर। चलिए प्रयास करें,
पहले बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहां पर हुआ था, बताएं। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राजगृह में जो है पहले बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो है मुख्य कारण क्या था। चलिए, उसकी घुड़सवारी, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की आपसी फूट, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। ए ऑप्शन साथियों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, बताएं। फटाफट भाई हम थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 100 प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया। आप कहोगे सर 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, बताएं। चलिए प्रयास करें, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, सभी लोग प्रयास करें। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, याद रखें यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, बताएं। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब करी गई थी, बताएं। प्रयास करिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब करी गई थी। यहां पर दोस्तों आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 1920 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, बताएं। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर करी गई थी, इसका भी आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, बताएं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ताशकंद। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ताशकंद में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल ये रहा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया, बताएं। चलिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया, सभी लोग प्रयास करें सटीक आंसर देने के लिए, बताएं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931, आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बताएं। संसद का व्यय जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रयास करें। राष्ट्रपति, नीति आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए, सभी लोग आंसर करें। यहां पर आपका साथियों डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर आपका 61, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, बताएं। चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो है कौन सा आर्टिकल है, प्रयास करें। सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, संविधान का प्रारूप कब बनकर तैयार हुआ, बताएं। संविधान का प्रारूप जो है कब बनकर तैयार हुआ, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल का, बताएं। चलिएगा, संविधान का प्रारूप जो है कब बनकर तैयार हुआ, चलिए भाई प्रयास करें। 26 नवंबर 1949 को, कब, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को आप सभी को पता है संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताएं। चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग इसी बीट के साथ, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग, ठीक है। चलिए,
संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर जो है, दोस्तों देखिएगा, सही कर लीजिए इसको, ठीक है भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद आप सभी को पता है ये जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं, प्रयास करें। संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रयास करिएगा। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें। चलिए, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार की मनमानी कार्यवाही की जांच, सरकार द्वारा विकास के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। बताओ सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ। आप सभी को दोस्तों पता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और ये जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ए ऑप्शन आपका सटीक। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बताएं। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? प्रयास करिएगा। आपका सटीक आंसर सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर देखा जाए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है, ठीक है भाई। आपका यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताएं। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? बताओ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? चलिए, किस क्षेत्र को बताइएगा? गर्म एवं आर्द्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। बताएं। आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दोस्तों दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। विश्व के बगीचे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।